आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी विथ राज सर, साथ ही साथ भूगोल और प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज एक नए सब्जेक्ट के साथ अपने इस चैनल में चलना प्रारंभ करेंगे और वो सब्जेक्ट है इतिहास, हिस्ट्री। तो हिस्ट्री को देखेंगे कि हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई। तो पहला जो हम लोग आज बात करेंगे हिस्ट्री की शुरुआत। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इतिहास है क्या और ये क्यों जरूरी है और ये हम इसे कैसे जान सकते हैं? ये जो 3 प्रश्न आपसे मैंने पूछा अभी कि इतिहास है क्या, यह क्यों जरूरी है और इसे हम कैसे जान सकते हैं आसान भाषा में, इसको हम लोग देखते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है राज सर और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना बेहद अपना चैनल ज्योग्राफी विद राज सर। और आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है इतिहास की शुरुआत। क्या है? तो इतिहास की शुरुआत इस चैप्टर के अंतर्गत, और ये हम लोगों का कहाँ से लिया गया है, तो ये पूरा का पूरा आपका एनसीईआरटी बेस्ड होगा। 0 लेवल से शुरुआत करेंगे क्योंकि परीक्षाओं में, कंपटीशन परीक्षाओं में आपका इतिहास यहीं से पूछा जाएगा। हाँ, और एक चीज बताना है जरूरी कि ये कोई आपका एकेडमिक नहीं है कि ये इस क्लास का है, इस क्लास का है। ये पूरे 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक हम लोग चलेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं इतिहास को। इसको छोड़ना ना आप लोग उचित ना समझ, उचित नहीं रहेगा आपको इस क्लास को छोड़ने के लिए, क्योंकि ये आज से शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। ठीक है? और ये आपको डेली क्लास के रूप में अपलोड किया जाएगा, वीडियो को डेली किया जाएगा। ठीक है? इतिहास का एक टॉपिक, एक चैप्टर के तहत हम लोग करेंगे। शॉर्ट वीडियो आपको अपलोड कर दिया जाएगा। आप चाहें तो इसको कॉपी में नोट्स करते हुए चलेंगे। ठीक है? तो हम लोग देखते हैं, आज 3 प्रश्नों को हम लोग लिए हैं और वो 3 प्रश्न क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, ये पहला प्रश्न है आखिर कि इतिहास क्या है, दूसरा क्या है, आवश्यक क्यों है, और तीसरा क्या है, इसे जानने का माध्यम, इसे हम लोग कैसे जान सकते हैं। यानी इतिहास क्या, इतिहास क्यों आवश्यक है और इतिहास को हम कैसे जान सकते हैं। इसको हम कैसे देख सकते हैं? तो 3 बिंदुओं के तहत, इतिहास क्या है, इतिहास क्यों आवश्यक है और इतिहास को हम लोग कैसे जान सकते हैं। इन्हीं तीनों बिंदुओं के आधार पर इतिहास को हम लोग उठाकर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पूरा क्रमबद्ध रूप से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को और इसके जवाब को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं हम लोग। तो इस प्रकार पहले प्रश्न को हम लोग लेते हैं कि इतिहास आखिर है क्या। इसके शाब्दिक अर्थ को हम लोग देखें, यानी कौन कौन से शब्दों से मिलकर बना है। तो इतिहास जो है 3 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? तो 3 शब्दों से मिलकर बना। वो 3 शब्द क्या है? तो इति जोड़ ह जोड़ आस, सा में हलंत है। इति जोड़ ह जोड़ आस, और इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो ऐसा निश्चित रूप, इन तीनों का अर्थ क्या है? ऐसा निश्चित रूप से हुआ है। यानी कोई कार्य है जो कि ऐसा निश्चित रूप से ही हो चुका है ना? ऐसा निश्चित रूप से हुआ है। तो ये हो गया इतिहास का शाब्दिक अर्थ। इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? तो ऐसा निश्चित रूप से हुआ है। इतिहास का शाब्दिक अर्थ ऐसा निश्चित रूप से हुआ है, जो कि इन शब्दों को जोड़ के हम लोग अर्थ निकाले हैं। अब देखते हैं कि अगर हम सामान्य रूप से इतिहास को जाने तो आखिर किस चीज को हम लोग इतिहास कहते हैं, उसको हम लोग देखते हैं सामान्य परिभाषा के रूप पर। इतिहास को हम लोग कहते किसे हैं, इतिहास है क्या, तो शाब्दिक अर्थ हम लोग देख लिए, तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग। देखते हैं। तो देखिए, इतिहास को अगर हम सामान्य रूप से परिभाषित करना चाहें सामान्य तरीके से, तो वो क्या है? तो बीते दिनों अर्थात अतीत, हमारा जो पीछे समय बीता है, बीते दिनों अर्थात अतीत के मानवों, पहले के जो मानव थे, मानवों यानी हमारे पूर्वज, मानवों की कहानी को इतिहास कहा जाता है ना? बीते दिनों अर्थात अतीत के मानवों की कहानी को इतिहास कहा जाता है। लिख लेंगे आप लोग। ठीक है? और इस कहानी की इस कहानी मतलब इतिहास की जानकारी से हमें क्या क्या प्राप्त होती है जानकारी, उसको देख लीजिए। तो हमारे पूर्वजों का जीवन कैसा था, यानी अतीत के जो मानव थे उनका जीवन था कैसा भाई, उसको देखा जाएगा हिस्ट्री में। और उन्हें जो समस्याएं आती थी, उन्हें
किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था, पहले ये चीज है, और वे इन समस्याओं का हल कैसे निकालते थे ये भी देखना है। और वो जो हमारे पूर्वज थे, ये अतीत के मानव हैं, उनकी जो कहानी है उसमें ये सारी टॉपिक देखेंगे हम लोग। ठीक है, सारे टॉपिक हम लोग पार्ट बाय पार्ट देखेंगे। और वे जो लोग थे वो कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, उनका पहनावा कैसा था, या घर की बनावट कैसी थी। ठीक है, इन सारी जानकारियों को प्राप्त करने वाले या खोजकर्ता को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इतिहासकार के नाम से जानते हैं। ठीक है, उपरोक्त प्रश्नों के खोजकर्ता या इतिहास के जानकार को हम लोग इतिहासकार कहते हैं। इतनी सारी चीजें ही आपको जाननी है बेसिकली, और इसी में पूरा इतिहास छुपा है, पूरा का पूरा इतिहास इसी में छुपा है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं, हम लोग इसको जरूर से जरूर लिख लीजिएगा, इसको लिखिए। उसके बाद हम लोग आगे की चीजें देखते हैं एक एक कर करके, तो इसको आप लोग लिख लें, फिर हम लोग आगे देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न जो था, दूसरा प्रश्न था ना, 3 हम लोग प्रश्न लेके चले थे। दूसरा जो प्रश्न था वो क्या था, तो क्यों आवश्यक है इतिहास का ज्ञान। बोले थे हम लोग क्या, क्यों, कैसे, इतिहास क्या, क्यों, कैसे। तो हम लोग क्या है उसको सामान्य अर्थ में देख लिए। अब देखते हैं क्यों आवश्यक है इतिहास जानना, उसको देख लेते हैं। तो पहला चीज ये जान लीजिए कि धरती पर जो पृथ्वी है उस पर मानव जीवन का अस्तित्व कई लाख वर्षों से बना हुआ है, तो उसको जानना अति आवश्यक है। क्यों जानना आवश्यक है, तो उसको देखते हैं। वर्तमान का जो हम लोग अध्ययन करते हैं, अभी वर्तमान के प्रेजेंट का जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो वो अतीत के ज्ञान के बिना असंभव है। ठीक है, तो वर्तमान ज्ञान को जानने के लिए अतीत ज्ञान की भी आवश्यकता है। तो पहला चीज ये हुआ, क्यों का जवाब ये हुआ। दूसरा, इतिहास में कुछ कमियां रह गई हैं, कुछ गलतियां हुई हैं, उन गलतियों से सबक लेकर वर्तमान को बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है, और इस प्रकार इतिहास क्या है, अतीत को समझने का एक प्रयास है। तो इतिहास भी हमें क्या समझाता है, आज के पहले जो बीत गया, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं, इसके बाद वीडियो अपलोड कर दूंगा तो वो इतिहास बन जाएगा। अब उस इतिहास में हम देखेंगे कि क्या मेरे से मिस्टेक हुई है ना, क्या हुई। तो इतिहास को देखेंगे तब तो पता चलेगा कि उसमें हमको सुधार करना है। या फिर आप कोई परीक्षाएं लिखे हैं, ग्रेजुएशन हो गया आपका, पीजी हो गए आपके, बीएड कर लिए, और इतना जानते जानते वो इतिहास बन गया। कहाँ मिस्टेक हो गई आपसे पढ़ाई करने में, मैट्रिक लिखें, बोर्ड लिखें, इंटर का एग्जाम लिखें, सेमेस्टर 1 का लिखें, कहाँ चूक रह गई, तो इस इतिहास वही इतिहास है। और वहाँ जो चूक रह गई, उन चूक को सबक लेते हुए हम वर्तमान को बेहतर बना सकते हैं। तो जैसे समय बीता वो इतिहास बन गया, है ना। तो इसलिए इतिहास की जानकारी आवश्यक है, क्योंकि इतिहास भी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, जिसका अध्ययन किए बिना हम भविष्य का इतिहास, भविष्य का समय को बेहतर नहीं बना सकते हैं। इसलिए इतिहास की आवश्यक है जानकारी, और उसी को हम लोग देखते हैं। अब कैसे जानकारी हम लोग करेंगे, कहाँ करेंगे, वो एक ब्रॉड लेवल है, और उसी के तहत हम लोग पूरा इतिहास पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अब कैसे वाला टॉपिक पे, और वो कंटिन्यू लगातार चलता रहेगा, है ना। अभी तक हम लोग 2 चीजें यहाँ तक कर दिए। अब इतिहास को हम लोग कैसे जानेंगे, बहुत सारे स्रोत हैं, सोर्स हैं, वो धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप से हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है, तो अगले टॉपिक में हम लोग कुछ नया चीज लेते हैं, उसको देख लेते हैं। यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा, लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। हम लोग उन 2 प्रश्नों को देखने के बाद देखते हैं कि इतिहास की शुरुआत अगर भारत के संदर्भ में देखें, तो भारत में इतिहास के आधार तत्व कुछ हैं। उन्हीं तत्वों के आधार पर हम लोग इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो क्या है, तो प्रकृति ने, नेचर जो है, प्रकृति ने भारत को एक विशिष्ट भौगोलिक स्वरूप प्रदान किया है। यानी भूगोल से अब हम लोग जोड़ने जा रहे हैं इसे। बिना भूगोल के कोई भी विषय अधूरा है, और इतिहास तो खास करके, इतिहास को जानने के लिए पूरा भूगोल जानना पड़ेगा। तो प्रकृति ने भारत को एक विशिष्ट भौगोलिक स्वरूप प्रदान किया है, और उस स्वरूप में क्या चीजें हैं सो देखते हैं। उत्तर में, भारत के उत्तर में कौन है, तो हिमालय पर्वत, और एक ऊंची दीवार के रूप में है। और ये क्या करता है,
तो ऊंची दीवार के समान इसकी रक्षा करता है। किसके? तो भारत को, क्योंकि ऊपर नॉर्थ में पूरा हिमालय पर्वत है और वो एक प्रकार से बाउंड्री का काम करता है। दक्षिण में हिंद महासागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है। ये सभी रणनीतिक रूप से भारत की रक्षा प्रदान करते हैं। सुरक्षा कवच है एक प्रकार के ये तीनों, जो कि प्रकृति के रूप में प्रदत्त है। इसको अगर हम लोग मानचित्र में देखें, मानचित्र तो आप लोग बहुत अच्छा से कर रहे हैं। मानचित्र को अगर हम लोग इसके नीचे मानचित्र बना लीजिएगा, लिखे होंगे इसके, देख सकते हैं आप। छोटा ही मानचित्र बनाते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं बनाते हैं, छोटा मानचित्र बनाएंगे, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर का जो पार्ट है वो पूरे तरह से हिमालय से आच्छादित है और वो एक पर्वत है, ठीक है, जो कि क्रमबद्ध रूप से वो बढ़ता चला गया है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये हमारा भारत का एक मानचित्र हो गया, सामान्य मानचित्र, परफेक्ट मानचित्र इसको नहीं बोलेंगे, फिर भी समझने के लिए हम लोगों के लिए काफी है भारत के मानचित्र। और यहाँ पे देखेंगे हमने क्या बात किया, यहाँ पूरा ये भाग, ये पूरा का पूरा भाग जो आपको नजर आ रहा है ना, ये पूरा का पूरा भाग, ये पूरा का पूरा हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है ये, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो भाग है ये हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है। इसीलिए बोला गया कि एक प्रकार का ये तो नेपाल है, यहाँ ये भूटान है, भारतीय उपमहाद्वीप के ही हिस्से हैं ये। तो हिमालय हो गया, हिमालय माउंटेन, ठीक है। दक्षिण की ओर मैंने बात किया था इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन है और सब प्राकृतिक है, ये कोई मैडमेन नहीं है, सामाजिक इन्वायरमेंट नहीं है, बल्कि ये फिजिकल इन्वायरमेंट है, प्राकृतिक वातावरण। पूरब की ओर क्या करेंगे, तो यहाँ बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है, जो कि ये भी हिंद महासागर का ही एक पार्ट है, लेकिन भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति की वजह से ये अलग सागर के रूप में हम लोग जानते हैं। और पश्चिम की ओर है अरेबियन सागर, अरेबियन सी यानी अरब का सागर, और ये भी हिंद महासागर का ही पार्ट है, लेकिन भारत की जो ये प्रायद्वीपीय स्थिति यानी ये वाला भाग, यानी तीन ओर सागर से घिरा हुआ, इसके वजह से भारत अरब सागर भी इंडियन ओशियन से अलग है। इस प्रकार से हम लोग इंडिया का जो भौगोलिक स्वरूप है उसको हम लोग देख लेंगे। इस मानचित्र को उसको करने के बाद इसको आप लोग जरूर बना लेंगे। देखिए शुरुआत कर रहे हैं और शुरुआत में भी हम लोग बहुत अच्छे से चल रहे हैं, इसको जरूर से जरूर करिएगा। आगे कुछ नई चीजें हम लोग जानते हैं कि भारत में प्रथम क्या चीजें हुई इतिहास में, ठीक है, और इन यहाँ पे सब चीज देखा गया, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, आप लोग बना लीजिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो भारत में इतिहास के आधार तत्वों को कुछ चीजें प्रदान की, जिसमें भौगोलिक तथ्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग भौगोलिक स्वरूप देखें, अब देखते हैं कि कुछ मुख्य बिंदुओं में कि नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी के तट पर जो क्षेत्र थे वो इतिहास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। क्यों? क्योंकि नर्मदा नदी के तट पर भारत में लाखों वर्ष पहले लोग रह रहे हैं, यानी वहीं से शुरुआत हुई, साक्ष्य वहीं से प्राप्त हुए कि नर्मदा नदी के तट पर लोगों का बसना आरंभ हुआ, है ना, वहीं से लाखों वर्ष पहले रहते हुए आ रहे हैं और चारों तरफ फैले, ठीक है। तो नर्मदा नदी का तट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नर्मदा नदी। तो वो नर्मदा नदी है कहाँ, उसको भी देख लीजिए आप लोग मैप पे। हालांकि जो भूगोल के हैं उनको पता है, मैं बहुत बार बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग उसको देख लेते हैं, ठीक है। छोटा ही मैप में देखते हैं, छोटा मैप में देखते हैं। ये वाला भाग खंबात की खाड़ी और गुजरात का भाग हो गया, और यहाँ से आपका प्रायद्वीपीय भारत की स्थिति। और यहाँ पे देखिएगा एक विंध्याचल पर्वत गया हुआ है, विंध्यन पर्वत, और यहीं से अमरकंटक के पास एक नदी निकल के आती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है, पश्चिम की ओर भ्रंश में बहती है पश्चिम की ओर, और यही है आपकी नर्मदा, नर्मदा नदी, ठीक है। तो ये जो नर्मदा नदी वाला ये वाला भाग है, यहीं पे लोग क्या किए हैं मध्य भारत में, तो यहीं पे लाखों
वर्ष पहले से रहना आरंभ कर चुके थे। ठीक है, रहना आरंभ कर चुके थे भारत के संदर्भ में अगर बात करेंगे तो। ठीक, अगला जो टॉपिक है, बिंदु है, वो देखिए भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप मतलब भारत के स्वतंत्र होने से पहले भारत में और भी जितने भी क्षेत्र थे ब्रिटिश हुकूमत के तहत, जो भौगोलिक रूप से एक साथ जुड़े हुए थे, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, नेपाल, भूटान, ये सब क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप के अंग है। तो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित, यहाँ पे उत्तर पश्चिम की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भारत वाला भाग है, अगर हम लोग इसको ले जाएं, नॉर्थ वाला भाग, चलिए बना ही देते हैं, उत्तर पश्चिम की बात की जा रही है। तो भारत के उत्तर पश्चिम वाला जो भाग है, जैसे कि यहाँ पे हो गया आपका भारत, ये वाला भाग, यहां से ये वाला भाग, तो हम लोग भारत के उत्तर पश्चिम वाला भाग देखेंगे, यानी कि यहाँ की बात की जा रही है। ये हो गया उत्तर, ये हो गया पश्चिम, और इसके बीच वाला भाग उत्तर पश्चिम। तो ये भारतीय उपमहाद्वीप, यहाँ पे पाकिस्तान, अभी वर्तमान में पाकिस्तान है, और इसी के सीमा में इधर पूरा अफगानिस्तान है। इधर कौन है, अफगानिस्तान। ठीक है, और ये कौन है, तो पाकिस्तान, और ये भारत। इतनी चीजें देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो क्या बात किया जा रहा है, तो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित सुलेमान पर्वत और किर्थर पर्वत पहाड़ियों, ठीक है, इन दोनों पर्वतों को पहले देख लेते हैं हम लोग। पहाड़ियों में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां आज से लगभग 8,000 वर्ष पूर्व गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया गया एवं कृषि की शुरुआत हुई। तो यही वो जगह थी जहां पे कृषि की शुरुआत हुई, गेहूं और जौ के रूप में उपजाने के साथ, ठीक है ना, शुरुआत हुई। इन्हीं क्षेत्रों में गांव में रहते हुए लोगों द्वारा भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरुआत किया गया, और पशुपालन की भी शुरुआत हुई। ठीक है ना, भारत के संदर्भ में हम लोग देख रहे हैं। ठीक, अब देख लेते हैं, कितनी सारी चीजें जानने की बात की है कहाँ। तो उत्तर में देखिएगा, यहाँ पे हिमालय पर्वत है। यहाँ पे कौन सा पर्वत है, तो इधर हिमालय है, हिमालय पर्वत। ठीक, और यहीं पे आप देखिएगा इधर क्युनलुन पर्वत है। कौन सा है, तो क्युनलुन पर्वत। और यहीं पे एक गांठ है जिसको बोलते हैं पामीर की गांठ, यानी पर्वतों का जड़ के रूप में उसको जाना जाता है। क्या है, तो पामीर की गांठ, पामीर की गांठ। और इसी गांठ से, यानी पर्वतों का जड़ है एक प्रकार का, यहीं से बहुत सारे पर्वत निकल रहे हैं। इधर से क्युनलुन पर्वत पूरब की ओर, हिमालय पर्वत दक्षिण पूर्व की ओर, यहां से एक पर्वत आ गई है इधर सुलेमान, यही पर्वत है यहाँ पे सुलेमान, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर विस्तृत है। तो ये कौन हो गया, सुलेमान। एटलस में आप लोग देख लीजिएगा। और यही पर्वत सुलेमान आगे बढ़ता है, और यहाँ पर दक्षिण पाकिस्तान के दक्षिण की ओर, कराची के जस्ट ऊपर की ओर, ठीक है, अरब सागर के पास, इसको किरथर के नाम से जाना जाता है, यही पर्वत को। तो यही आगे चलकर किरथर हो गया है, सुलेमान किरथर हो गया है, और यही किरथर फिर इधर मुड़ जाता है, काकेशस पर्वत हो जाता है। ठीक है, तो ये पर्वत है, और पर्वत श्रृंखला के रूप में फैले हुए हैं। तो यहीं पे इसी सुलेमान और किरथर पर्वत के पास ही कुछ ऐसे स्थल है जिसको हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वहां पे देखेंगे कि गेहूं और जौ का खेती आरंभ हुआ किया गया भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में, और पशुपालन भी यहीं पे शुरुआत की गई। तो ये हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें, मैप में देखते हुए, आप लोग एटलस को साथ में रखते हुए नोट्स बनाते हुए चलेंगे। और कुछ आज 2 बिंदु हम लोग देख लेते हैं भारत के संदर्भ में, ठीक है, बेसिक रूप में, तो उसको हम लोग देखते हैं, इसको आप लोग कर लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है भारत के संदर्भ में इतिहास को देखते हुए शुरुआती दौर में, तो सर्वप्रथम चावल की खेती की बात हम लोग करेंगे भारतीय उपमहाद्वीप में या भारत में। तो भारत के उत्तर पूर्व दिशा में, भारत के उत्तर पूर्व में स्थित मेघालय का पठार, मेघालय का पठार में स्थित गारो
पहाड़ियों, गारो पहाड़ियों तथा मध्य भारत में स्थित विंध्य पहाड़ियों, विंध्यन पहाड़ियों, जो विंध्य पहाड़ियां अभी जो हमने दिखाया आपको, विंध्य पहाड़ियों के कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास होना शुरू हुआ। कृषि का शुरुआत तो हुई थी कहाँ, सुलेमान कीर्थन पर्वत के पास में, जहां गेहूं और जौ की कृषि शुरुआत की गई। लेकिन यहाँ पे कहाँ, तो गारो पहाड़ियों और विंध्यन पहाड़ियों क्षेत्रों में भी कृषि का विकास आरंभ हुआ। और आरंभ होने के साथ कैसे हुआ, तो सर्वप्रथम वहां चावल को उपजाया गया। यही वो क्षेत्र था जहां सर्वप्रथम चावल को उपजाया गया। तो उन क्षेत्रों को देख लेते हैं हम लोग मैप में। ठीक है, तो एक छोटा सा मानचित्र बना लीजिए आप लोग अपने कॉपी में, जैसे मैं बना रहा हूं। उसके बाद फिर हम लोग इसको और अच्छी तरह से देख लेते हैं। ये वाला भाग है, गारो खासी भी हम लोग देखेंगे अभी। उत्तर का भाग थोड़ा छोटा इधर जगह नहीं, इसलिए बना ले रहे हैं। देखिए, तो ये वाला जो भाग है, यहाँ पे मेघालय का पठार है, और इस पठार में कुछ पर्वतें हैं, जैसे गारो खासी जयंतिया। तो ये हो गया गारो पर्वत, खासी पर्वत और जयंतिया पर्वत। तो ये जो गारो पर्वत वाला क्षेत्र है, गारो हिल्स या गारो पहाड़ी, ये गारो पहाड़ी ये है यहाँ। और ये वाला जो भाग था विंध्यन, यहाँ का था तो विंध्यन या विंध्य बोलते हैं इसको हम लोग, विंध्य पहाड़ी, विंध्य श्रेणी। तो ये वाला जो भाग थे कुछ, ये वाला भाग और इस वाले भाग में यहाँ पे क्या किया गया, तो कृषि का भी विकास हुआ और साथ ही साथ में उपजाया गया, चावल को भी यहाँ पे उपजाया गया। ठीक है, ये चीजें हम लोग देख लेंगे। अगला देखते हैं कि गंगा नदी के दक्षिण, यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि यहाँ से एक नदी बही है, इसको आप लोग बना लिए। तो यहाँ पे देखिए, एक फिर से एक मैप में बना रहा हूँ, छोटा सा मैप, एक छोटा सा मैप फिर से बना रहा हूँ। ठीक है, छोटा सा मैप आप लोग बना लीजिएगा, और उसमें हम लोग गंगा नदी को दिखाएंगे और सोन नदी को दिखाएंगे। ठीक है, या फिर इसी में दिखा लेते हैं, जगह नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दिखा लेते हैं। तो यहाँ से देखिए गंगा नदी बहते हुए इधर गई है, और इधर से सोन नदी गई है। ठीक है, सोन नदी गई है बहते हुए। तो ये जो क्षेत्र है, गारो पहाड़ी को उधर बना देते हैं, ये वाला हो गया गारो पहाड़ी, तो समझने में आसानी होगी। गारो पहाड़ी कौन है, तो ये वाला भाग। तो ये वाला जो भाग था, गंगा नदी, गंगा नदी, और इधर से गई है ये वाला भाग बहते हुए, और जाके पटना के पास सोन नदी में, गंगा में मिल गई है। ये कौन, सोन नदी। तो ये वाला जो भाग था, इस क्षेत्र को प्राचीन भारत में किस नाम से जाना जाता था, तो मगध के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये मगध का एरिया था। कब, तो प्राचीन भारत में। अभी बस इतना जानिए कि गंगा नदी और सोन नदी का भाग, क्षेत्र जो भाग था, वो मगध साम्राज्य के रूप में विख्यात था। अगला क्लास में हम लोग देखेंगे, अगला जो वीडियो अपलोड करेंगे, कि उसमें भारत देश का नामकरण कैसे हुआ, और भारत देश का नामकरण इंडिया और भारत को लेकर हम लोग बातें करेंगे मैप के साथ। सारी चीजें हम लोग मैप के साथ करेंगे। तो इस प्रकार आप लोग जो चैनल में नए होंगे, और इतिहास के साथ साथ अन्य विषयों को भी हम लोग लेना शुरू करेंगे अब, और बेसिक से शुरुआत करेंगे। आप चाहे यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो, जेपीएससी का कर रहे हैं, या छोटे एग्जाम की कर रहे हैं, सारे के लिए क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंटर पास कर चुके हैं, ग्रेजुएशन में है, या ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, सभी के लिए क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल में जो नए होंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे और लाइक कर देंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।